हेलो बच्चों, आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा नंबर लेक्चर रहेगा यार। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने देखा था, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे थे, एलिवेशन इन बीपी। ठीक है, और हमने डेल्टा टीबी इक्वल्स टू एम इंटू के बी निकाल दिया था, और के बी इक्वल्स टू आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू 1000, नहीं सॉरी नॉट 1000, इंटू एम सॉल्वेंट इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया था। ठीक है जी, ओके। नाउ इसमें हमने क्या बोला था कि भाई ये जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है, इसको हम लेटेंट हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है कि एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो हीट को हम बोलते हैं, या वो एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन क्या है कि 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस को अगर हम वेपराइज करें तो दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका डेल्टा एच और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो रिलेशनशिप आती है, दैट कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, तुम यहाँ पे इसको डालोगे तो के बी विल कम आउट टू बी इक्वल टू आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी। ठीक है, तुम एल वी को क्या लिख सकते हो, या यूँ समझ लो 1 बाय एल वी विल बी, ऐसे लिखो 1 बाय एल वी इक्वल्स टू एम सॉल्वेंट अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं आर क्या है। आर इक्वल्स टू 8.314। ठीक है, ध्यान रखना कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज, जो लेटेंट हीट है या डेल्टा एच है ना, ये दोनों के दोनों या तो तुम जूल्स में रखते हो या कैलोरीज में। अगर जूल्स में इसको रखा तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, ये होगा। या फिर अगर तुमने कैलोरी में रखा तो हम इसको 2 कैलोरीज पर केल्विन, के है केल्विन मोल। क्लियर होगी बात। टी तुम्हारा टी केल्विन में होगा, डेल्टा एच विल बी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एल वी जो है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी, तो ये सब चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा m इज द मोलर मास, ये तुम्हें पता होना चाहिए। m सॉल्वेंट लिखा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और हम ग्राफ से देख ही चुके थे कि दैट डेल्टा टी बी वॉज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, और टी बी जो ग्रेटर देन था वो टी बी नॉट था, देयरफॉर। अच्छा, ये हम देख चुके थे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देनी है कि ये तो हमने उसके लिए किया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो या जिसका आई 1 हो। अगर मान लो आई इज नॉट इक्वल टू 1, उस केस में डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू आई इंटू एम इंटू टी के बी। ठीक है, और मान लो कभी भी उसने तुमको डेल्टा टीबी की वैल्यू दे दी और तुमसे बोलता है कि अब बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करो, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये इसको इधर ले आओगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा है या 1 केल्विन आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, उसको टीबी विल बी रिटन एज टीबी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस विच इज 101 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन होगा 100 से ज्यादा होगा, गॉट इट, एट नॉर्मल प्रेशर विच इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो या आई थिंक वी हैड सीन एवरीथिंग। अब केबी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
आज सब चीजें कंप्लीट करनी है भाई जल्दी जल्दी। शायद क्वेश्चंस थोड़े से कम लूँ, कुछ क्वेश्चन तुमको घर से करने के लिए दे सकता हूँ। तो केबी की बात करते हैं। केबी को बोलते हैं हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट या ऑब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज तुम ध्यान रखना। अच्छा, केबी की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो केबी की डेफिनेशन क्या होगी भाई, ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू एम इंटू केबी। तो अगर मैं m को 1 रख दूं तो तब kb विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन होगी चेंज या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर, इसीलिए तो मोलर लिखा है यहाँ पे, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। यूनिट क्या होंगी, यूनिट्स अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू एम इंटू केबी। इसकी तुम या तो डिग्री सेल्सियस में रख सकते हो या केल्विन में रख सकते हो, दोनों में सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री जो डिफरेंस है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1 केल्विन एज डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर लो तुम, जैसे मान लो तुम 273 डिग्रीज और 272 डिग्री का डिफरेंस लो, सॉरी 272 केल्विन एंड 273 केल्विन का डिफरेंस लो, तो 1 केल्विन आएगा। और 273 केल्विन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस, 272 केल्विन इज इक्वल्स टू इज कॉरस्पॉन्डिंग टू -1 डिग्री सेल्सियस। तो 0 - 1 कितना होता है, 1। तो अगर देखा जाए तो जो डिविजन्स ऑफ सेल्सियस स्केल होते हैं और जो डिविजन्स ऑफ केल्विन स्केल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों में से कोई सी भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, और ये क्या हो जाएगा, केबी। तो केबी की जो वो यूनिट आएगी, केबी की यूनिट आएगी केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। और अगर तुम केल्विन में ले रहे हो तो क्या आएगा, केल्विन केजी पर मोल। तो किसी में भी दी हो सकती है, इसमें प्रेफरेबली लिखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि अगर मान लो तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है तो हो सकता है वो दोनों के दोनों पूछ ले। ठीक है, ये तुम्हारा यूनिट्स होगी। ओके, तुम्हारी ये यूनिट्स हो गई। और वैल्यू क्या होती है इसकी, कुछ नहीं, वैल्यू को डाल दें यहाँ पे, r इंटू टी बी का T0B का होल स्क्वायर इंटू m अपॉन 1000 इंटू डेल्टा h वेपराइजेशन। ठीक है, तो r जो है उसका 8.314 ले लो, इंटू इसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं, 100 नहीं, इसको केल्विन में रखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे केल्विन में होगा। तो 373 का होल स्क्वायर इंटू m कितना होता है 18 अपॉन 1000, और डेल्टा एच जो होता है वाटर का वो 540 जूल्स पर केल्विन होता है, सॉरी जूल्स पर मोल 540। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 540 एग्जैक्टली। तो 540 होता है, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो 540 अगर तुम्हें पता है, ये दैट इज लेटेंट हीट है, sorry it's not delta H vaporization, this is the latent heat of vaporization। तो latent heat of vaporization into 18 that will be the, या फिर सीधे फॉर्मूला वही यूज कर लेते हैं ना, latent heat वाला, ये जो पहले लिखवाया था मैंने, सिंपल ये यूज करो। तो latent heat of vaporization is 540 और latent heat of fusion is 80। ये ध्यान रखना, latent heat of vaporization of water is 540 जूल पर ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 जूल पर ग्राम। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। भाई एक चीज ध्यान रखना, ठीक है,
ये जो वैल्यू है ये तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से KF करके एक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, अभी आगे आएगा, उसकी वैल्यू को तुम्हें रखना पड़ेगा। गॉट इट? ओके, अब ऐसा करते हैं क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करते हैं, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा अपना, तब उसके बाद हम क्रायोस्कोपिक या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट बीपी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 90। तो क्या हुआ, 90 ग्राम ग्लूकोज मिलाया 200 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कह रहा है डेल्टा टीबी कैलकुलेट करो। ठीक है जी, तो कुछ भी नहीं करना, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका I 1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो I इक्वल्स तो 1 हो गया, M हमें कैलकुलेट करना है, उसने Kb दिया हुआ है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये 1 हो गया। M क्या होगा 90, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 90 अपॉन 180 अपॉन इसके मोल्स कितने, सॉरी मास कितना हो गया वाटर का 200, तो इसको 1000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ग्राम्स में है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 1/2 इंटू 5 कितना हो गया 5/2 m। ठीक है, therefore डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1 इंटू 5/2 इंटू 0.52। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.26 इंटू 5 1.3 डिग्री सेल्सियस और 1.3 केल्विन। तो देयरफॉर अगर मान लो ये क्या इसने पूछा है बी बॉइलिंग पॉइंट पूछा है फाइनली, वो उसने एक्चुअली डेल्टा टीबी नहीं पूछा, उसने टीबी पूछा है, तो टीबी विल बी इक्वल टू, जैसे इसी को हम कैसे रख सकते हैं फॉर्मूले में रख लो 1.3 डिग्री सेल्सियस ही रख लो, और डेल्टा टीबी हमको सॉरी डेल्टा टीबी तो यहाँ दिया है, टीबी इक्वल टू ये माइनस टी नॉट भी कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टीबी विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले आओगे ना कितना है 101.3 डिग्री सेल्सियस या 274.3 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से तुम बता सकते हो सॉल्यूशन। अब इसमें जो ट्विस्ट आ रहे हैं ना, इसमें डायरेक्टली ये जो अब क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें डायरेक्टली ये मोलैलिटी नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली ये मोलैलिटी नहीं दे रहा है, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वहां से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे ये क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन इज कि सॉल्यूशन जो है 5.85% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा प्लस 9.5% वेट बाय वेट MgCl2। इनफैक्ट प्लस नहीं है, एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, सेम सॉल्यूशन की बात हो रही है, जिसको हम ये कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू NaCl, या 9.5% कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू MgCl2। ठीक है, और इसको क्या है, हाँ, और 3% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो कह रहा है कि टीबी कैलकुलेट करो, जो फाइनल्स का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा वो देखो, सबसे पहले तो हम इनको मोलैलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, पहले वाले का मतलब क्या हुआ 5.85 ग्राम, ठीक है, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। दूसरे का मतलब हुआ 9.5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और इसका मतलब हुआ 3 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब ध्यान से देखो, जो सॉल्यूशन का मास है वो तो फिक्स है 100 ग्राम, उसमें से 5.85 ग्राम्स NaCl के हो गए, उसमें बाकी बचे जो बचा हुआ है उसमें 9.5 ग्राम्स MgCl2 हो गया, और 3 ये क्या है नहीं यूरिया दिया ना, यूरिया, ये 3 ग्राम्स यूरिया हो गया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि सॉल्वेंट का मास कितना है, तो सॉल्वेंट का मास इन 100 में से इन सबका मास माइनस करने के बाद आएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, भाई ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल क्यों रहा हूं, ताकि हम इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकें।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 100 माइनस ये कितना आएगा ये 12.5 17 18.35 तो ये आ जाएगा 81.65 ग्राम्स। ये वाटर आ गया तुम्हारा, ये वाटर आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा अब हमें अगर इसकी मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? इसके अलग निकालनी पड़ेगी, इसके अलग निकालनी पड़ेगी, इसके अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि टोटल मोलैलिटी इन तीनों की मिला सके, है ना। तो एक एक करके कर लेते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, M1 या MnACl विल बी इक्वल टू 5.85 अपॉन 58.5। ये कितना हो गया, इसके 1/10 मोल्स हो गए। मास कितना है वाटर का, 81.65 इंटू 1000। अगर तुम देखो तो ये कितना होगा, ये 1/10 आ रहा है, 100 अपॉन 81.65। ठीक है, MgCl2 जो है दैट इज 9.5 ग्राम अपॉन 9.5 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है, कहाँ गया MgCl2 का, Mg 24 Cl2 71 प्लस 95। ठीक है, 95 अपॉन वही 81.65 इंटू 1000। तो तुम देखोगे इसकी मोलैलिटी भी 100 अपॉन 81.65 ही आ रही है। ठीक, थर्ड वाला क्या है, कैपिटल नहीं स्मॉल m ऑफ यूरिया। ये कितना दिया है, 3 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 60 अपॉन 81.65 इंटू 1000। ये तो 1/10 100/10.6 आ गया। तो कितना हुआ ये 1/20 आएगा ये। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 50 अपॉन 81.65। ये तुम्हारे पास तीनों मोलैलिटी आ गई। अब तुम बोलोगे सर 3 मोलैलिटी है और एक सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? तो जब कभी भी ऐसा हो कि तुम्हारे पास एक मिक्सचर हो तो उसका डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू I1 M1 KB प्लस I2 M2 KB प्लस I3 M3 KB। तो इस केस में 3 है, मैंने इसलिए ऐसे लिखा। अगर n हो तो क्या होगा, I1 M1 KB और I2 M2 KB, IN till IN M1 KB। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो KB हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, I1 M1 प्लस I2 M2 प्लस I3 M3। तो अगर तुम देखोगे KB कितना होगा, KB तो इसका 0.52 दिया ही हुआ है। अच्छा I सबसे पहले इसकी बात करो NaCl। अब क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो दिया नहीं है ना, तो हम उसे अज्यूम करेंगे 1। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है तो I इक्वल्स टू n होता है। n इज द नंबर ऑफ आयंस इट कैन गिव 2 आयंस, तो इसका I 2 हो गया। इसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 100 अपॉन 81.65। ठीक है, अच्छा इसकी बात करो, इसमें भी अल्फा दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि 1 है। और जब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होता है तो I इज इक्वल्स टू n होता है। n इज द नंबर ऑफ आयंस इट इज गिविंग। तो ये एक Mg2 प्लस आयन देता है, 2 Cl माइनस आयन देता है, तो 3 आयन देता है। तो इसलिए I इसका 3 होगा, 3 इंटू 100 अपॉन 81.65 प्लस ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका I तो 1 होगा, 1 इंटू 50 अपॉन 81.65। ठीक है जी। तो अगर तुम देखो तो इसमें 50 इंटू 0.52 मतलब 50 अपॉन 81.65 तुम बाहर ले सकते हो। और ये कितना आ जाएगा, 2 टू जा 4 प्लस 3 टू जा 6 50। ठीक है, प्लस 1, ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो तुम लिख सकते हो 50 इंटू 0.52 इंटू 11 अपॉन 81.65। ठीक है, दिस इज योर आंसर फाइनल। ठीक, तो थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसे सीख लेना भाई, इसको भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना, गलती से भी नहीं। ठीक है, तो ओके कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं। मैं 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, फिर अब आगे बढ़ते, काफी देर हो गई हमको। ठीक है,
ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है, ये मोलर मास निकालने को बोल रहा है, एम सॉल्यूट, ठीक है, ये हमें निकालने को बोल रहा है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है इसने, ये नॉन वॉलेटाइल है पहले, दैट मीन्स कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है इस पे। वैन टॉप फैक्टर जो है इसका I इक्वल्स टू 4 दिया है इसने। अच्छा, इसके 20 ग्राम ऑफ, लेट्स से A है ये, इसको 500 ग्राम ऑफ H2O में मिलाया गया है, एक सोल्यूशन जो बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया है वो 105.2 डिग्री सेल्सियस आया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100, किसी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर 105.2 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर डेल्टा टीबी कितना होगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 105.2 डिग्रीज माइनस 100 हो जाएगा, मतलब डेल्टा टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, कितना आएगा 5.2 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी आ गया तुम्हारा। तो डेल्टा टीबी, अब ये फॉर्मूला देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू केबी, ठीक है जी। केबी तुम्हें पता है वाटर की, एक सेकंड, इसने वाटर में मिलाया तो के, हाँ ये ध्यान रखना भाई, जब केबी की बात हो रही है ना, तो ये मत सोचना कि केबी इज डिपेंडेंट ऑन द सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट से कोई रिलेशनशिप नहीं है भाई केबी और केएफ का, या जो भी इसमें और आगे आएगा, केबी का कोई लेना देना नहीं है किसी सॉल्यूट से, इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से है। जैसे ही वाटर बोला तो तुम्हें एकदम से खट से ध्यान आना चाहिए, अगर दिया हो तो अच्छी बात है, वैसे दिया ही होगा, लेकिन नहीं भी दिया होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दैट केबी इज इक्वल टू 0.52। मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूंगा, आई इक्वल टू 4 दिया है, एम इसके 20 ग्राम्स मिलाए हैं, इसका मोलर मास मोल से डिवाइड करूंगा तो मोल्स आ जाएंगे कितने में, 500 ml ऑफ वाटर विच इज लाइक 0.5 इंटू केबी कितना है 0.52 और ये कितना है 5.2। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूट अंडरगोज ट्राइमराइजेशन, ठीक है, एक सॉल्यूट है, इट अंडरगोज ट्राइमराइजेशन, ठीक, तो सॉल्यूट अंडरगोज ट्राइमराइजेशन, तो आई, अच्छा ट्राइमराइजेशन तो n इक्वल टू 3 होगा, i का जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसमें अल्फा दिया है क्या इसमें, नहीं, इसने अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। एक सॉल्यूट है जो कि ट्राइमराइजेशन के अंदर जा रहा है, अंडरगो हो रहा है, तो n इक्वल टू 3 हो गया, i का फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसने क्या बोला है, डेल्टा टीबी फॉर, अच्छा इसने बोला डेल्टा टीबी फॉर 0.1 m सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा टीबी फॉर 0.08 m solution when neither association nor dissociation takes place, ठीक है जी। ये जो डेल्टा टीबी तब है जब ट्राइमराइजेशन हो रहा है, और ये डेल्टा टीबी तब है जब ट्राइमराइजेशन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है। ट्राइमराइजेशन का मतलब एसोसिएशन होता है, ठीक है जी। तो बस और कुछ ना करना है जी, ठीक है। इसमें क्या करोगे भाई, ये इसमें फॉर्मूला लगा दो, आई ये है, आई है ना, इंटू 0.1 इंटू के बी, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, आई इक्वल्स टू तो 1 है, 1 इंटू एम कितना है 0.08 इंटू के बी, भाई के बी तो किसका है, सॉल्वेंट का है ना, तो दोनों तरफ से सेम होगा, ये कट गया, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1 तो 0.08 अपॉन 0.1 दैट इज 0.8। तो अगर i इक्वल्स टू 0.8 है, दैट मीन दिस पॉइंट इज 8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय n, n की जगह 3 रख सकता हूँ, माइनस 1 इंटू अल्फा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस 0.2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 2/3 माइनस 2/3 अल्फा, ठीक है जी। अगर तुम देखोगे तो अल्फा विल ये कट जाएगा,
अल्फा विल कम आउट टू बी 0.3। ठीक है जी, तो दिस इज योर आंसर, 30% एसोसिएशन होगा। ओके, एक मिनट पानी ले आता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन जो होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं क्या है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर at which the solid, solvent and liquid solvent are in equilibrium। ठीक है, और temperature at which the vapor pressure of solid solvent या solution कह सकते हो, इसको solution कह देते हैं, साथ में नीचे लिख देंगे solution, solid solvent या ठीक है solid solvent is equal to that of vapor pressure of solid solution, liquid solution। एक सेकंड को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट में क्लियर होगी बात। सॉलिड फेज, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं सॉल्यूशन के केस में कह रहा हूं, इन जनरल तुम ये लिख सकते हो सॉलिड फेज, वेपर प्रेशर सॉलिड फेज इक्वल टू लिक्विड फेज। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन के टर्म्स में कहूंगा तब मैं सॉलिड सॉल्यूशन लिख लूंगा और लिक्विड सॉल्यूशन लिख लूंगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन तुम्हारा बनेगा, ठीक है, उसको अगर तुम लिक्विफाई सॉलिडिफाई करोगे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके आओगे, तो वहां पे भी एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम सेट होगा। क्लियर होगी बात। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, या फिर सॉलिड और लिक्विड फेजेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। गॉट इट। नाउ इसी में अगर मैं देखूं तो किस तरीके से होगा, सॉलिड और लिक्विड का एक इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, इसको मैं इक्विलिब्रियम के स्टाइल में लिख रहा हूं। और अगर तुम ध्यान से देखो, सॉलिड से लिक्विड ले जाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब सिस्टम विल एब्जॉर्ब एनर्जी। तो अगर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो डेल्टा एच फ्यूजन होगा। यहाँ पे फ्यूजन मतलब ये पिघल रहा है, फ्यूजन होने का मतलब होता है पिघलना। तो डेल्टा एच फ्यूजन जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव होगा कि नहीं, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करके आएगा। और वो टेम्परेचर क्या होगा जिसपे ऐसा होगा, दैट टेम्परेचर विल बी T नॉट F विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या सो कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट विल बी T नॉट F। ठीक है, तो T नॉट F इज इक्वल टू ये जो FP है। अगर मान लो इसी में, ये तुमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, that is what I mean is कि T is greater than T नॉट F।
अगर टेम्परेचर तुम्हारा T0F से बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दे मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स सॉलिड विल मूव टू लिक्विड। इसका मतलब मोर लिक्विड और मोर मेल्टिंग, है ना। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, अगर मान लो मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो देन अगेन इसमें क्या हो जाएगा, T इज लेस देन TF, T0F, मतलब हमने फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम लिया है टेम्परेचर, तब क्या होगा, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड या यूं कह लो लिक्विड से, नॉट हियर, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं मोर सॉलिड या मोर फ्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं प्योर के लिए लिख रहा हूं, ये प्योर लिक्विड के लिए लिख रहा हूं, लेकिन अगर मान लो कभी भी तुम, ठीक है, ये आगे से ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन ले रहे हो और उसमें तुमने टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले आए, तो हमेशा उसमें धीमे धीमे करके सॉल्वेंट उसमें सेपरेट आउट होने लगता है, ठीक है। तो अगर तुमने नमक और पानी का सॉल्यूशन लिया और उसको तुम ठंडा करने लगोगे, तो उसमें से आइस सेपरेट आउट होने लगेगी धीमे धीमे, दैट्स व्हाट हैपेंस, आइस कीप्स सेपरेटिंग आउट, ठीक है, बिफोर द होल सॉल्यूशन फ्रीजेस, गॉट इट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो ये तुम्हारा दिस इज द होल फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, इसको समझने के दो तीन तरीके हैं, एक तो हम प्योर लॉजिक समझ सकते हैं, दूसरा हम जो ग्राफ समझ सकते हैं, तीसरा थर्मोडायनेमिक्स के इफेक्ट से, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अच्छा, एक चीज और है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि अगर जैसे लिक्विड वाटर की बात करें, वो 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वेपराइज नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो इट विल फ्रीज एट अ लोअर टेम्परेचर देन दैट। अब लोअर क्या होगा, 0 से कम मतलब -1 डिग्रीज हो सकता है, -0.5 डिग्रीज हो सकता है, -5 डिग्रीज भी हो सकता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट विल गो इवन बिलो, ठीक है। तो इसे तीन तरीके समझते हैं। पहला तरीका क्या है तुम्हारा, प्योर थियोरेटिकल। फर्स्ट इज थियोरेटिकल, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, इसको सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मैं ए पार्टिकल्स मान रहा हूं, ठीक है जी। अभी ए पार्टिकल्स इस तरीके से रखे हुए हैं, या थोड़ा थोड़ा गैप में है, चलो ऐसे कर लेते हैं, ए पार्टिकल ऐसा है, ए पार्टिकल ऐसा है, ए पार्टिकल ऐसे थोड़े थोड़े गैप में। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी, तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर, ये एक दूसरे की तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है जी। धीमे धीमे मैं जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊंगा, ये और पास आएंगे, एक पॉइंट आएगा कि एकदम बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, ठीक है। एट विच पॉइंट दे माइट सॉलिडिफाई, या थोड़ा सा और टेम्परेचर घटाऊंगा तो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये सब पास पास आ जाएंगे, एंड दे विल क्रिएट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि सॉलिड स्टेट, मतलब बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है। बट तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ सकते हैं, ठीक। ये प्योर सॉल्वेंट की बात थी। मान लो अब मैं एक सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, उस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। उस सॉल्यूशन में क्या होगा,
उस सोल्यूशन में भी ऐसे ही कुछ होगा कि ए के पार्टिकल्स ऐसे होंगे दूर दूर, लेकिन यहां पर बी के पार्टिकल्स भी होंगे, सॉरी यहां पर बी के पार्टिकल्स भी होंगे, यहां पर बी के पार्टिकल्स भी होंगे। अब क्योंकि ये बी के पार्टिकल्स हैं तो दो चीजें होंगी यहाँ पे बी के पार्टिकल्स होने की वजह से। एक तो जो ए के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर ही रहेंगे पहले से, पहले तो थोड़ा पास रहे होंगे, अभी थोड़े और दूर हो गए। तो अब उनको जब फ्रीज करेंगे, उनको साथ लाने के लिए जोर ज्यादा लगेगा। जोर ज्यादा लगेगा मतलब है कि हमें टेम्परेचर और नीचे डिक्रीज करना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ेगा। साथ में इनके बीच में ये भी तो है बी, तो ये जो बी पार्टिकल्स हैं इनको एक तरीके से थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा। तो इन एनी केस ये दोनों के दोनों जो चेंजेस हुए हैं, अब ये दोनों के दोनों की वजह से ए पार्टिकल्स को साथ में ला पाना अब थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो हमें टेम्परेचर और भी डाउन करना पड़ेगा टू ब्रिंग देम टुगेदर टू दी सॉलिड स्टेट। गॉट इट? तो इस वजह से हमें फ्रीजिंग पॉइंट को या फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। गॉट दिस? क्लियर हुई बात? तो इसमें लिख लो, मैं सीधे से पढ़ रहा हूं, इसको एक बार ही पढ़ूंगा और तुमको लिखना है इसको। When a non-volatile solute is dissolved in a liquid, it makes space between the solvent molecules and hence moves the solvent particles farther apart. Cooling leads to solidification because at low temperature the solvent particles move together to closer to each other. But with the solute particles in between solvent particles, the temperature will be lowered even lower than the freezing point of the प्योर सॉल्वेंट। क्लियर होगी बात? ये तुम बता सकते हो यहाँ पे कि इधर पे टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इस तरीके से होगा, ठीक है? तो टी नॉट एफ पे यहाँ आ जाएंगे, और अगर तुम इसको डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे टी एफ तक इसे लेके आना पड़ेगा, और हो सकता है कि फिर ये थोड़ा सा और पास आ जाए। इनफैक्ट इस वाले को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना, इसको ए को इतना दूर दूर रखो। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बीबी भी है, बीबी पार्टिकल्स, ठीक है? तो ये बी, क्लियर होगी बात? तो ये टीएफ जो होगा इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। अगर हम देखें इसमें इसकी वजह से, तो टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन टी एफ, ये एक रिलेशनशिप यहां से आती है। इतना हमको क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा तो जो तरीका है दैट इज ग्राफिकल, ठीक है? ग्राफिकल तरीका है। ग्राफिकल तरीके में एग्जैक्टली सेम चीज हम करेंगे। हम वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले आएंगे और इस एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले आएंगे। और तुम्हें याद होगा कि हमने सॉलिड और लिक्विड का इस तरीके से बनाया था ग्राफ। अगेन जैसा उसमें हुआ था कि भाई जब प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड के लिए बना रहा हूं, तो ये सॉलिड वाला पार्ट है और ये सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, ठीक है? इसका वेपर प्रेशर एक पॉइंट तक एक तरीके से डिक्रीज कर रहा है ना, धीमे धीमे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो एक फैशन में डिक्रीज कर रहा है। गॉट इट? अब क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से लोअर ही रहेगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो उसी फैशन में डिक्रीज भी करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो इस तरीके से डिक्रीज करेगा और यहाँ कहीं पे जाके इसको कट करेगा। गॉट इट? तो जहां पर सॉल्वेंट और जो सॉलिड है, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट जो है, ये दोनों के दोनों कट करें एक दूसरे को, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड टी नॉट एफ। गॉट दिस? अच्छा, और जो ये है, ये क्या है? दिस इज सॉल्यूशन। तो तुम ध्यान से देखो, ये वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। तो इस बेसिस पे तुम तीसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट की, that temperature, या freezing point of a solution for that matter, you can write the definition of that as the temperature at which the liquid solution and solid solvent are in equilibrium। क्योंकि जे में क्वेश्चन आया हुआ है, जे में पूछा कि फ्रीजिंग पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम पे होते हैं वो कौन होते हैं? सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉलिड सॉल्वेंट,
इक्विलिब्रियम में होते हैं या लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन बोथ आर एट इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट तो ये है और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ये है, तो इसको हमने कह दिया ये TF है। गॉट दिस? ठीक है, तो तुम यहां से भी देख रहे हो कि दैट TF इज लेस देन TF नॉट, और ये जो है हमारे पास ये भाई साहब ये हमारे डेल्टा TF। गॉट दिस? ठीक है, ठीक। तो इसमें लिखो when a non-volatile solute is dissolved in a liquid, its vapor pressure decreases. Therefore, the vapor pressure of the solution will be lower than that of the solvent, but it will decrease in the same fashion as the vapor pressure of the pure liquid decreases. ठीक है, at some point in the graph, at some point the graph of liquid solution will meet the graph of the solid solvent. The point at which they meet is called the new freezing point, and the solid solvent is in equilibrium with the liquid solution at that time, at that temperature. ठीक है जी, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं that solid solvent is in equilibrium with solid solution। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है भाई, या फिर solvent in the liquid। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि एक्चुअली में जो वेपर प्रेशर इसका होगा वो वेपर प्रेशर इसका होगा सॉल्वेंट का। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज दैट इज ओनली ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, या कंट्रीब्यूशन उसका सॉल्वेंट का ही होता है उसमें। सॉल्यूट का, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड solvent is equal to vapor pressure of liquid solution। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं दैट अगेन TF नॉट इज ग्रेटर देन दिस, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहां से देख के दैट इट इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। यहाँ उल्टा है, ध्यान रखना, वहां पे क्या था TB माइनस T नॉट B, यहाँ पे क्या है TF नॉट माइनस TF। गॉट इट? ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं इसको? आई कैन एक्सप्रेस इट इन द सेम वे जैसे मैंने डेल्टा TB को किया था। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू M इंटू KF। ये सेम फॉर्मूला होगा जैसे तुम्हारा वहां पे था। ठीक है जी, ठीक, गॉट इट? अच्छा, इसमें KF की बात कर लेते हैं। KF क्या है? KF इज दी मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, और या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसमें अच्छा इसमें TF नॉट नहीं बताया। TF नॉट क्या है? इसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा टेम्परेचर है? दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और ये क्या है? इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेल्टा TF इज द दिस टेम्परेचर, this is the difference in temperature between the freezing point of pure solvent and the freezing point of its solution with a non volatile solute। ठीक है, और जो TF है it is that temperature at which the temperature at which the vapor pressure of the solution, solid solution becomes equal to that of the solid solution। का मतलब ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ द
solid solvent becomes equal to that of the vapor pressure of liquid solution. ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें और छोटी छोटी हैं। देखो KF और KP ये सब चीजों को थोड़ा जानना पड़ेगा भाई तुमको। तो KF क्या है? KF KP क्यों बोल रहा हूँ? KF इज मोलर, इसका नाम तो हो गया। अगर इसकी मैं यूनिट बोलूं तो यूनिट इसकी सेम वही है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है। अच्छा, या फिर आई की कोई यूनिट नहीं होती है, तुम्हें पता ही है, या फिर डेल्टा वो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। मैं प्रिफर इसको करता हूँ। ठीक है, हालांकि ये भी करेक्ट है। ठीक, और लास्ट चीज है वैल्यू। वैल्यू तुम इसकी अगर ध्यान रखो तो जो सेम फॉर्मूला वहां पे आया था यहाँ पे भी आएगा, आर टी एफ नॉट का होल स्क्वायर एम सॉल्वेंट अपॉन 1000, और यहाँ पे भी डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह क्या जाएगा? डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको इक्वल टू आर टी एफ नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ फॉर वाटर इज 80। तो इसमें ये सारी वैल्यूज डालना। ठीक है, और जो टी एफ है यहाँ पे किस में होना चाहिए? ये टी एफ शुड बी इन सॉरी केल्विन। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। जो आती है वैल्यू वाटर के लिए, एटलीस्ट वाटर के लिए क्या होगा? 8.314, ये आ जाएगा 273 का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू 80। क्लियर है? तो दिस वैल्यू कैसे लिखे यहाँ पे? KF फॉर वाटर, KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये आएगा। ये तुम खुद चेक करके देखना, एक बार कैलकुलेट करके देखना। ठीक है जी, ओके। नाउ थर्ड पर्सपेक्टिव इज दी थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे, वो पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। थर्मो के पर्सपेक्टिव से, अगर थर्मो के पर्सपेक्टिव से सेम वे में अगर ये S है, एंट्रोपी है, यहाँ पे मैंने 3 लाइंस डाली हैं, तो तुम देखोगे यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें हैं। वन इज सॉलिड, ये कह लो S सॉल्यूशन, और यहाँ पे है S सॉल्वेंट, और लास्ट है S सॉलिड। क्योंकि जो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे है, सॉल्वेंट ये है, और ये क्या है? सॉलिड सॉल्वेंट कह सकते हो उसको। तो ये 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, और इन तीनों में अगर तुम देखो तो सॉलिड जो है, क्योंकि सॉलिड की सबसे कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि दैट दिस रिप्रेजेंट्स एस सॉलिड। ठीक है, और हम ये भी देख चुके हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में ज्यादा किसका होता है? सॉल्यूशन का। तो एस सॉल्यूशन ये होगी, और ये होगी एस सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एस सॉल्वेंट। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी नॉट एफ। ये सॉरी, ये तो सॉल्यूशन की बात हो जाए, माय बैड। दिस ये जो डिफरेंस है, दिस विल बी कॉल्ड दिस इज सॉल्यूशन। तो ये टी नॉट एफ की जगह टी एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज टी एफ। ठीक है, अच्छा, ये जो डिफरेंस होगा ये क्या कहलाएगा? दिस डिफरेंस विल बी कॉल्ड डेल्टा एस सॉल्वेंट, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एफ टी नॉट एफ। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डेल्टा एच वेपराइजेशन एंड मतलब फॉर सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन आसपास होंगे। सेम वे इसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर सॉल्यूशन एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर सॉल्वेंट, दे विल बी डिफरेंट बट नियर बाय, तो हम दोनों को इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और तुम यहाँ पे देख सकते हो दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस, दैट इज फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से, फ्रॉम द ग्राफ हमको क्या पता लग रहा है? डेल्टा एस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सॉल्वेंट। ठीक है जी,
अगर ये ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको रख दो यहाँ पे, डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ इज ग्रेटर देन डेल्टा एच एफ अपॉन टी नॉट एफ। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, ये कट सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको, टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। तो यहाँ से भी तुम देखते हो कि ये प्रूव होता है, दिस इज करेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, के एफ के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि मैंने केवी में भी ये बात बोली थी, दैट वाज कि सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है ना। तुम सॉल्यूट कितने भी चेंज करो, सॉल्वेंट सेम रखोगे तो केबी विल बी सेम ऑल थ्रू आउट। और अगर सेम वे, अगर तुम सॉल्वेंट सेम रखते हो, सॉल्यूट चेंज करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सॉल्वेंट चेंज करोगे तो ही केएफ चेंज होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम। गॉट इट? ठीक है जी। ओके, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ये। ठीक है जी, इसमें ये बोल रहा है एक सोल्यूशन है, क्वेश्चन क्या है, एक सोल्यूशन है 28.4 ग्राम Na2SO4, ठीक है, जिसका अल्फा इक्वल टू 0.75 दिया हुआ है। इसको मिलाया गया है 200 ग्राम ऑफ H2O पे, ठीक है जी। ओके, तो इसका TF कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी जो TF है ना, तुम ध्यान से देखना, जितना, चलो ठीक है, ये अभी करेंगे इस क्वेश्चन को तो समझ में आएगा तुमको। अगर इसका अल्फा 0.75 दिया है और इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आई का। आई सबसे पहले तो आई कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई, आई कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, n इंटू SO4 में 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 होता है तो 3 आएगा n। आई 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0.75, 2 इंटू ये कितना आएगा, 2.5 हो जाएगा टोटल, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, m क्या आएगा इसका, m विल बी इक्वल टू 28.4 अपॉन इसका मोलर मास कितना आएगा, 46 प्लस 98, 46 नहीं 96 सॉरी, एंड 142, 142 आएगा तो ये कितना आएगा, 0.2 आ रहा है, ठीक है, 0.2। ये तो n समझ लो, n मतलब मोल्स। अब m कितना आएगा, 0.2 अपॉन 200 इंटू 1000, ठीक है जी। अगर तुम देखो इट कम्स आउट टू बी 1, ये 1m आ रहा है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, देयरफॉर डेल्टा टीएफ विल बी इक्वल टू, अभी डेल्टा टीएफ, इसने तो टीएफ कैलकुलेट करने को बोला, लेकिन हम तो डेल्टा टीएफ ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो पहले उसको करेंगे। तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1 इंटू इसका वो कितना होता है 1.86, कितना आ जाएगा ये, इट विल देख लेना इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ना। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि लेट्स से अगर ये 1.8 5/2, इसको 5/2 रख लो, ये कितना आएगा 0.93, यस 0.93 इंटू 5, 7 पंजे 35, तो 4.65 ये आ जाएगा 4.65। तो ये 4.65 इसका डेल्टा, सॉरी इसका टीएफ क्या होगा, इसका टीएफ क्या 4.65 डिग्रीज होगा, नो, क्या होगा कि तुम्हारा डेल्टा टीएफ, जो टीएफ होता है वो टी नॉट एफ से छोटा होता है। तो हम जब डेल्टा टीएफ लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं टी नॉट एफ माइनस टीएफ, तो टी नॉट एफ कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस ये कितना हो जाएगा 4.65 डिग्री सेल्सियस। तो सॉरी ये तो हमें भी पता नहीं है, ये टीएफ हो गया, ओके, और ये कितना आया 4.65, गॉट इट। ये नेगेटिव में है तो टीएफ विल बी इक्वल टू माइनस 4.65 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रहेगा, दैट्स इट, क्लियर, दैट्स इट। अगर इसको केल्विन में करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं,
ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आए इसमें। फॉर्मूला जानना और कॉन्सेप्ट को समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई होप कि अब तुमको समझ में आने लगा होगा। 0.1 NaCl है और 0.1 M यूरिया है, ठीक है। इसको A मान लो और इसको B मान लो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसका I कितना है, क्योंकि हमें और कुछ दिया नहीं है, तो I हम अल्फा इसका 1 मानेंगे तो I का इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका I इक्वल टू क्या आएगा 1। तो अगर मैं तुमसे पूछूं RLVP A का ज्यादा होगा या B का ज्यादा होगा, तो तुम देखोगे A का ज्यादा आएगा B से, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं डेल्टा TB कितना आएगा, A का ज्यादा आएगा B से। अगर मैं तुमसे पूछूं TB किसका ज्यादा आएगा, A का ज्यादा आएगा B से। अगर मैं तुमसे डेल्टा TF पूछूं तो A का ज्यादा आएगा B से। लेकिन अगर मैं TF पूछूं तो TF में A का कम आएगा B से, ध्यान रखना। क्योंकि तुम जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है उससे और भी नीचे जा रहे हो, उससे और भी नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो हमेशा TF विल बी लेसर देन TF नॉट। सेकेंड थिंग, पहली चीज तो ये थी। सेकेंड थिंग इज दैट TF हायर द डेल्टा TF लोअर विल बी द TF। इस पॉइंट को लिख लेना, हायर द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF लोअर विल बी द TF, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें करने को दे रहा हूं घर से, मतलब इसके नोट्स जब बनाओगे तो इसको घर से करना, ठीक है जी। घर से करने का क्या है सीन, ये है भाई, तुम्हारे पास ग्लूकोज का एक सोल्यूशन है, ग्लूकोज का दूसरा सोल्यूशन है, यूरिया का एक सोल्यूशन है, यूरिया का दूसरा सोल्यूशन है। इसका 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, इसका 15% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, इसका 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, और इसका 15% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, ठीक है। इसका जो TF है वो 1 है, इसका TF 2 है। वाटर में है सारे सोल्यूशन, ये ध्यान रखना। इसका TF 3 है और इसका TF 4 है। तो अरेंज TF इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तुम्हें करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। देखते हैं तुम में से कितने लोग सही कर पाते हैं, ठीक है जी। आर वी क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में थोड़ा समय लगेगा, कितना टाइम हो गया भाई, 58, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा भाई इसमें, लेकिन आज इसको कंप्लीट कर ही डालते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे कोशिश करूंगा जल्दी से करने की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहली बात जानने की इसमें यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर takes place because of the process of osmosis, because of the phenomena of osmosis। तो ये पॉइंट लिख लो that osmotic pressure as a phenomena occurs because of another phenomena called osmosis, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन जो मैंने बोली ये लिखने के बाद अब तुम इसमें हेडिंग डालोगे ऑस्मोसिस, ठीक है जी। तो ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, चलो पहले ऐसा नहीं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आगे लिखूंगा, पहले ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो इसको समझने के लिए लेट अस क्रिएट अ सॉल्यूशन। लेट्स से कि हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हमने एक सिंपल सी एक मेम्ब्रेन रखी है, ठीक है। वी हैव केप्ट दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन के एक साइड पे हमने यहां पे सॉल्यूशन 1 रखा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है,
यहां पर हमने ऐसा ही एक दूसरा सोल्यूशन रखा है, सोल्यूशन 2, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, C2 इज ग्रेटर देन C1। ठीक है, सॉल्वेंट दोनों में एक ही है, लेट्स से कि वाटर है, ठीक है, A प्लस बी मान लो, सॉल्यूशन जो है वो A प्लस बी का है, A इज द सॉल्वेंट, B इज द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब C2 इज ग्रेटर देन C1 है, तो इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज हायर, अगर तुम ध्यान से देखो तो, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ, क्योंकि ये डाइल्यूट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये मैं इसी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन को कंपेयर करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन दोनों को कंपेयर करके बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इनके सॉल्यूट पार्टिकल्स को कंपेयर करने पे इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे, और इसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को कंपेयर करने पे इसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे। आया ना, ये क्लियर है? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे हो क्या रहा होगा, तो क्योंकि मेम्ब्रेन सिंपल सी मेम्ब्रेन, जैसे कपड़ा डाल दिया, कोई झिल्ली डाल दी है ना, तो क्या होगा, यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे, इसको इधर ऐसे दिखाते हैं, यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर मूव नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात? सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स will move from right to left and left to right, मूव दोनों तरफ कर रहे हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर, जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है वहां से जहां सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है वहां की तरफ, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है, तो राइट में ज्यादा है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट है मेरा, हाँ, तो राइट में सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है और लेफ्ट में सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है, तो नेट मूवमेंट जो लिखोगे यहाँ पे, वो कहां से कहां होगा, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स will be from right to left। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसमें सॉल्यूट के बारे में देख लेते हैं, सॉल्वेंट के बारे में देख लिया, क्या सॉल्यूट पार्टिकल सिर्फ इससे इस तरफ जाएंगे क्योंकि यहां सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है? नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल्स भी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसमें एरो बड़ा ड्रॉ किया ना, तो ज्यादा इधर जा रहे हैं, मतलब अगर 100 इधर आ रहे होंगे तो 200 इधर आ रहे होंगे, इस तरीके से सॉल्वेंट के लिए बता रहा हूँ, ये सॉल्वेंट है। अच्छा, अब मान लो कि मैं सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करूं, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे होंगे, ठीक है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए भी तुम लिख सकते हो दैट सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ मूव करते हैं, लेकिन नेट मूवमेंट किससे किसकी तरफ होगा, नेट मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, तो C2 की ज्यादा है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो लेफ्ट टू राइट नेट मूवमेंट होगा, यहां पे लिख सकते हो नेट मूवमेंट will be from left to,
जो मैक्सिमम मूवमेंट या जो इफेक्टिव नेट मूवमेंट है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो लेफ्ट से राइट होगा। आर वी क्लियर? ठीक है, इसलिए मैंने एरो भी वहां पे बनाया है। ठीक, ये मूवमेंट कब तक चलेगा? ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहती। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, दिस मूवमेंट विल कैरी ऑन, दिस मूवमेंट विल कैरी ऑन। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये चीज मैंने लिखवा दी, देखो लिखना दिस मूवमेंट विल कैरी ऑन till the concentration of solute particles in both the columns, ये दोनों कॉलम है ना, both the columns is या becomes equal। ठीक है, ये पॉइंट लिखना। और लास्ट पॉइंट लिखना, this process is called diffusion, this process is called diffusion of liquid particles। ठीक है, diffusion of liquid particles या liquid solutions। क्लियर होगी बात? लिक्विड पार्टिकल्स या लिक्विड सॉल्यूशंस। क्लियर होगी? अच्छा, डिफ्यूजन जो होता है तुमने गैस में भी पढ़ा है। छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि डिफ्यूजन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैसेस, तो गैसेस फॉर्म में हो रहा है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशंस, तो ये सॉल्यूशन में भी होता है। एंड डिफ्यूजन आल्सो टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। ये आइसोटोप्स जो होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जो आइसोटोप्स होते हैं बेसिकली दे हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। जो भारी होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा सा कम रहेगा, और जो हल्का होगा उसका ज्यादा होगा। क्लियर है भाई ये बात? ये तुम्हारा डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, ये क्यों समझा रहा था? मैं तो ऑस्मोसिस समझा रहा था। ऑस्मोसिस अब समझाऊंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि इसे क्यों समझाया था। तो अब मान लो कि हमने सिंपल सा सेम ऐसा ही एक सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, यहां पर अब जो हमने मेम्ब्रेन डाली है इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी खासियत क्या होती है कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने नहीं देते। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने नहीं देते, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देते हैं। ठीक है, ऐसे एक चुटकुला था, मेरे को बहुत पहले बचपन में सुना था मैंने। तो एक बार क्या होता है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ प्राण, यू आर अवेयर ऑफ अमिताभ बच्चन बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ प्राण। तो प्राण पुरानी हिंदी फिल्मों में विलेन का रोल करता था, गुंडे का रोल करता था। तो एक बार क्या होता है कि दोनों प्राण और अमिताभ बच्चन किसी पार्टी वार्टी में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बाहर दरबान खड़ा होता है, वो जाता है, तो दरबान देखता है प्राण आया, तो बोलता है कि आप जाइए। तो जब अमिताभ बच्चन घुसने लगता है तो उसको रोक देता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ? तो कहता है प्राण जाए पर बच्चन ना जाए। ठीक है, तो हालांकि बहुत ही बढ़िया उम्दा जोक था ये। तो उसी चीज को देखो कि इसमें प्राण इज लाइक सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड बच्चन और वचन इज लाइक सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने को नहीं देगा और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने को देगा। ठीक है, सेम इसमें भी है कहानी क्या है इसमें भी एक सोल्यूशन है C2, इसमें सोल्यूशन है C1, C2 इज ग्रेटर देन C1 और यहाँ पे A प्लस बी ही है। मतलब ये जो सोल्यूशन है ये भी A प्लस बी है और ये जो सोल्यूशन है ये भी A प्लस बी ही है। ठीक है, लेकिन C2 इज ग्रेटर देन C1। अच्छा, इसमें तुम लिख सकते हो कि यहाँ पे सेम वही कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हायर ऑन दिस साइड, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हायर ऑन दिस साइड, वो सब चीज तुम लिख लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखने वाली कि SPM does not allow movement of solute particles through it। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो सॉल्यूट पार्टिकल वाला है इसका तो कोई मूवमेंट है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस में भी जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो यही पार्ट तुमको लिखना है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, बट नेट मूवमेंट कहां से कहां तक होगा भाई?
नेट मूवमेंट इज फ्रॉम, यहाँ पे C1 इज लेस देन C2 है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर तुम देखो तो राइट की तरफ ज्यादा होगा, लेफ्ट की तरफ कम होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। अगर यहाँ पर नेट मूवमेंट, अच्छा ठीक है, नेट मूवमेंट कब तक चालू रहेगा? तब तक चालू रहेगा जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों साइड सेम नहीं हो जाती, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पे तुमने एक कपड़े की लेयर या कुछ और ऐसा भी लगा दिया और तुमने दोनों सोल्यूशन को रख दिया, तो भी दोनों के दोनों मूवमेंट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों का मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। तो डिफ्यूजन हालांकि डिफरेंट है और ऑस्मोसिस डिफरेंट है, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है वो मैं बताऊंगा, बट पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि ऑस्मोसिस क्या है। तो आई थिंक यू हैव गॉट दिस, ठीक है। लार्जर देन द सॉल्वेंट, ठीक है जी, इसमें लेफ्ट टू राइट हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल्स नो मूवमेंट, टेक प्लेस कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस, ठीक है। एसपीएम को लिख लो, एसपीएम का डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, स्पेशल टाइप ऑफ membrane which allows the movement of solvent particles, solvent के बगल में लिख लेना smaller, solvent के particles usually smaller होते हैं solute के particles से, तो which allows the movement of solvent particles but does not allow solute particles to pass through it, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख सकते हो तुम इसका कि जैसे जो पिग का ब्लैडर होता है ना, ये एनिमल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनको यूज किया जाता है, जैसे पिग का ब्लैडर हो गया। इनफैक्ट तुम्हारा अगर हाथ देखो तो हाथ पे जो सबक्यूटेनियस स्किन है तुम्हारी, दैट दिस स्किन इज आल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। पसीना निकलता है कभी कभी, हाँ, हालांकि तुम कह सकते हो सर पसीने में तो नमक भी होता है, वो कैसे निकल सकता है? तो ऐसा है कि जरूरी नहीं कि हर सोल्यूशन के लिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करे, बट देयर आर सो मेनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स इन योर बॉडी एज वेल। या फिर अगर तुम्हें सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए तो यू कैन हैव कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो कॉपर फेरोसाइनाइड दो एग्जांपल बोले ना मैंने, एक एग्जांपल क्या हुआ, एनिमल मेम्ब्रेन्स, और दूसरा है Cu2FeCN6, ठीक है, Cu2FeCN6 दैट इज कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लो, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द, फ्रॉम द द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent particles through a semi permeable membrane from the solvent side to the solution side or lower solution side या lower concentration side to higher concentration side। ये क्यों बोला मैंने, देखो यहाँ पे C2 और C1, ठीक है, ये दोनों सोल्यूशन माने हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी। नेट मूवमेंट कहाँ था, राइट से लेफ्ट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो एकदम ट्रू है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एन एसपीएम, थ्रू अ एसपीएम फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि एक सोल्यूशन होता और एक प्योर सॉल्वेंट होता, तो तब क्या मूवमेंट नहीं होता? यहाँ पे समझो कि जो C1 है इस केस में, इस वाले केस में जो मैंने दूसरा बोला है, उसमें C1 इज 0। ये अगर सॉल्वेंट है तो C1 इज 0, तो C2 कुछ भी हो हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। तो C2 C1 से उस केस में भी बड़ा है। तो वी कैन आल्सो से दैट द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑस्मोसिस हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इसके बेसिस पे देखें तो लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फिनोमेना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फिनोमेना that results due to the phenomena of
osmosis, when the phenomena of osmosis, when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, when a non-volatile solute is dissolved in a solvent. This occurs due to the relative lowering in vapor pressure. भाई अभी तक हमने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से थी, और इसी की वजह से ये भी होगा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो डेवलप हुआ, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट एक तरफ से दूसरी तरफ हो पा रहा है, वो भी स्पॉन्टेनियसली हो पा रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अभी इसका एक डायग्राम बना के उसे समझाऊंगा. इससे पहले इनके बीच में डिफ्यूजन, इधर डिफ्यूजन है, ये ऑस्मोसिस नहीं है, दिस इज डिफ्यूजन एंड दिस इज ऑस्मोसिस. यहां लिख लेते हैं यार, ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंसेस लिख लो. लिखो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, सबसे पहले डिफ्यूजन के पॉइंट्स लिखो. डिफ्यूजन के पॉइंट्स लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट, लाइक इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ एसपीएम. ठीक है, यहां पर क्या है कि एसपीएम नहीं भी यूज करो तो डिफ्यूजन हो जाएगा. डिफ्यूजन हो रहा है ना, एसपीएम नहीं भी यूज करो तो डिफ्यूजन है. तो लिख लो देयर इज नो रोल ऑफ SPM in diffusion. There is no role of SPM in diffusion. पहला ये लिखो. दूसरा लिखो कि that movement of solvent as well as solute particles takes place. Movement of solvent as well as solute particles takes place. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट लिखो, it cannot be stopped or reversed. It cannot be stopped or reversed. और चौथा लिखो, इट टेक्स प्लेस इन गैसेस, लिक्विड्स एज वेल एज इन सॉलिड्स. 4 हो गए. यही पॉइंट अब राइट साइड पे लिखने हैं. राइट साइड पे किसके लिए? ऑस्मोसिस के अंदर. पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? पहला पॉइंट ये बताया था कि ये एसपीएम का कोई रोल नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस तभी होगा जब एसपीएम होगा. तो लिखो, ऑस्मोसिस एज अ फिनोमेना टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड. अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड. ठीक है. सेकेंड लिखो, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन मूव थ्रू द एसपीएम. ठीक है. थर्ड लिखो, इट कैन बी स्टॉप्ड एज वेल एज रिवर्स्ड. ये रिवर्स्ड और स्टॉप्ड वाला मैं बताऊंगा. तो ये लिखो. और लास्ट लिखना, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड्स. ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड्स. इनफैक्ट सोल्यूशन कर देना, लिक्विड के बगल में ब्रैकेट लगा के सॉल्यूशन कर देना. तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में ये डिफरेंस. तो आई थिंक यू हैव गॉट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट ऑस्मोसिस इज. अब ऑस्मोसिस जब समझ में आ गया है तो अब उसके आगे का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको समझते हैं क्या है. ठीक है जी. हम क्या बात कर रहे थे? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो देखो ऐसा होता है कि जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लेट्स से कि एक पर्टिकुलर सा छोटा सा पोर है, मैं उस पोर को ड्रॉ कर रहा हूं. ये जो पोर है कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा. लेट्स से इस तरफ सॉल्वेंट है, ठीक है, इस तरफ सॉल्यूशन है. ठीक. यहां पर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? P0A होगा, और यहां पर क्या होगा? PA होगा. तो जस्ट सपोज कि यहां पर कोई सॉल्वेंट नहीं है, यहां पर कोई सॉल्वेंट नहीं है, तो क्या होगा? यहां पर इसकी तरफ से जो प्रेशर आएगा दैट विल बी P0A, और इसकी तरफ से जो प्रेशर आएगा दैट विल कम आउट टू बी PA. है ना? क्लियर हो गई ये बात? तो जो P0A है, ठीक है, दैट इज हायर देन PA. ये सबको पता है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का हायर होगा सॉल्यूशन से जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है. इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है ना, तो इसका तो वेपर प्रेशर लोअर होगा. ठीक, इसका हायर होगा. तो यहां पे तुम देखोगे दैट P0A इज ग्रेटर देन PA. ठीक,
क्योंकि प्रेशर इस साइड पे ज्यादा है और इस साइड पे कम है। तो तुमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि लिक्विड और फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर प्रेशर साइड टू द लोअर प्रेशर साइड। ये क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो होना चाहिए? लिक्विड शुड फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? हालांकि बहुत फुल प्रूफ ये एक तरीका नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। गॉट इट? ठीक है, तो ये बना लो, इसमें लिखो सिंस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट साइड इज हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, hence the solvent particles will move from the solvent side to the solution side। या फिर अगर मान लो ये solvent ना भी होता, ये भी एक solution होता, लेकिन इसकी concentration इस तरफ कम होती, तब क्या होता? तभी भी इसका जो Pa होता, Pa1 and Pa2, Pa इसका ज्यादा होता है as compared to Pa2। तो ये अगर ज्यादा है तो मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इधर ही करेगा। Got it? ठीक है, hence the net movement of solvent particles is from the solvent side to the solution side or from the low concentration side to the high concentration side। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए लेट्स से हमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन बनाया है जिसमें ये इस तरीके से हमारे पास एक यू ट्यूब है, आजकल वाला यूट्यूब नहीं भाई, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। इधर हमने दो सॉल्यूशन डाले हैं, ए इधर वाला वही C1 है, इधर वाला C2 है। ये सॉल्यूशन जो है दोनों के दोनों A+B से मिलके बने हैं, सेम सॉल्वेंट सेम सॉल्यूट। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इनकी हाइट भी सेम रखी है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम कहोगे तो C1 इज लेस देन C2, ये ध्यान रखना है, सेम जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होगा इसमें? ठीक, तुम ध्यान से अगर देखोगे, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स तो मूव नहीं करेंगे, मूव सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स करेंगे। अगर C1 इज लेस देन C2, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स की बहुतायत है, मूवमेंट जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा दैट विल बी इन दिस साइड। हालांकि तुमसे कोई दोबारा पूछ सकता है क्या सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, C2 से C1 की तरफ मूव करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन नेट मूवमेंट जो होगा भाई, अगर यहाँ से 5 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं तो 50 मॉलिक्यूल शायद इधर आ जाएंगे, तो नेट मूवमेंट कितना हुआ? 45 ऑन दिस साइड। गॉट इट? ठीक है, तो C2 एंड C1 तो मूवमेंट दोनों तरफ होगा, लेकिन नेट मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे होगा। ठीक है, तो इसमें लिखो अच्छा चलो ठीक है, मान लो ये है, और साथ में ये भी ध्यान रखना भाई, अगर मान लो हम यहाँ पर, अच्छा चलो एक सेकंड इसको एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक चीज और बोलनी है। जब मूवमेंट इधर होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, तो तुम देखोगे थोड़ी सी देर बाद इसका जो हाइट है वो समवेयर इधर चला जाएगा, क्योंकि भाई मूवमेंट किसका हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। नेट मूवमेंट वो भी राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो इसका जो कॉलम है या इसका जो हाइट है वो बढ़ना मतलब लॉजिकल है, नेचुरल है, बढ़ेगा ही, और इसका जो हाइट है वो शायद यहाँ कहीं आ जाए। तो तुम देखोगे कि ये जो हाइट है ये वाली और ये जो हाइट है ये वाली, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज h। दिस इज द डिफरेंस इन द कॉलम लेवल, या दिस इज द हाइट ऑफ दिस कॉलम। ठीक है, जब कभी भी ये हाइट बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इसके एवरेज में प्रेशर ज्यादा होगा। जस्ट इमेजिन, ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ना कि लिक्विड्स एट द सेम लेवल हैव सेम प्रेशर्स। तो इसके ऊपर अगर P प्रेशर है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे P प्रेशर होगा। इसके ऊपर जो ये प्रेशर है, ठीक है, ये कितना होगा? दिस प्रेशर विल बी ρgh। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा उस पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, यहाँ पे जो ऊपर इस कॉलम की वजह से आ रहा है, इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो ρgh है। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ, ये प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और अगर यही चीज हमने, अगर सेम चीज हमने तब की होती, मान लो इधर हमने सॉल्वेंट रखा है,
यहाँ पे हमने सॉल्वेंट रखा है और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन रखा है। तो इस केस में भी एग्जैक्टली सेम चीज होगी, नेट मूवमेंट विल बी इन दी फ्रॉम दी सॉल्वेंट साइड टू दी सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसकी हाइट भी थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, इसकी हाइट भी थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी और इसकी हाइट भी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। तो जो फिनोमिना है वो दोनों के दोनों केसेस में सेम होगा, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे दो सॉल्यूशंस है जिसमें एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक की कम है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट है, फिनोमिना दोनों में सेम हो रहा है। तो तुम्हें समझ में आया कि क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, दिस कॉलम हाइट विल इंक्रीज एंड दिस कॉलम हाइट विल डिक्रीज। द डिफरेंस इन दीज कॉलम हाइट्स इज द हाइट h and the pressure because of this height h, increase height h of this column is rho gh, और ये प्रेशर कहलाता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख लो भाई, in both cases the net movement of solvent particles will be from the low concentration side to the high concentration side or the solvent side to the solution side. This will increase the column, this will increase the column height on the, this will increase the column height on the left hand side. ठीक है, in both the cases this column height results in higher pressure on the left hand side and this higher pressure is called, and this higher pressure is called this higher pressure is called osmotic pressure। ठीक है, अच्छा इसको देखने का ये समझ में आ गया। इसको देखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है वो भी बताता हूँ। तो पहले इसको नोट डाउन करो, जो मैंने बोला उसे भी नोट डाउन करो। अब दूसरा तरीका क्या है कि इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ अलाउइंग इट टू राइज, मैं एक दूसरा तरीका अपना रहा हूं। वो क्या तरीका है वो देखो। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए कभी कभी। ठीक है जी, यहां पे हमने क्या किया कि हमने हमने इस साइड पे ना एक पिस्टन लगा दिया। ये कौन सी साइड है, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड। ठीक है, हमने इस तरफ पे प्रेशर लगा दिया। तो तुम यहां देख रहे हो कि सॉल्यूशन साइड पे हमने प्रेशर लगाया है, क्योंकि सॉल्यूशन साइड के वेपर प्रेशर कम था। अगर मैं इस साइड पे प्रेशर लगाऊं तो क्या ये प्रेशर बढ़ के ये P नॉट ए के इक्वल हो सकता है अब? हाँ हो सकता है, पहले कम था। अभी क्या किया मैंने, इस पे थोड़ा सा प्रेशर लगाना किया, ये तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो धीमे धीमे करके इसके इक्वल आ जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जब P नॉट ए, लाइक प्रेशर फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड एंड प्रेशर फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड, दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। तो अगर दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो यहां पर जो ये मूवमेंट है ये रुक जाएगा। ये दूसरा तरीका है इसे देखने का। पहले में क्या था, हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये अपने आप ऊपर उठ गया। ये जो कॉलम हाइट थी इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर था, हमने कहा कि ये दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, यहां पे मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, सेम चीज रखी, एक कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन इधर रखा, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन इधर रखा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई। अगर मैं ये पिस्टन ना लगाता, इस पे कोई प्रेशर ना लगाता, तो दिस वुड हैव मूव्ड इन दिस डायरेक्शन। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वुड हैव टेकन फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड। लेकिन मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, उस पर कुछ प्रेशर डाला, और मैंने प्रेशर तब तक डालता रहा, तब तक बढ़ाता रहा जब तक कि ये यहां पर ऑस्मोसिस रुक ना गया। जैसे ही ये ऑस्मोसिस रुका, जो प्रेशर यहां पे मैंने रखा जिसकी वजह से यहां पर ये ऑस्मोसिस रुक गया, उस प्रेशर को मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कह दिया। क्लियर होगी भाई बात? ठीक है, तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से देख सकते हो। यही चीज तुम अगर यहाँ पे भी करते हो, यहाँ पे पिस्टन लगाते हो, तो तुम देख सकते हो कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ बढ़ रहे हैं। अगर मैंने प्रेशर इधर लगाया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द
solution side will stop. Got it? तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. तो लिखो इसमें, इसकी डेफिनेशन लिख लो. हायर प्रेशर applied by a piston, higher pressure applied by a piston on the solution side or the higher concentration side so that the process of या phenomena of osmosis can be stopped. ठीक है? that pressure applied on the solution side is called osmotic pressure. that extra pressure applied on the solution side is called osmotic pressure. ठीक है? that is the definition. ठीक है? या फिर ओके, क्लियर होगी भाई बात ये? ठीक. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ये प्रेशर यहाँ पे लगाया इसको रोकने के लिए. अब एक और चीज हो जाएगी जो तुमने you have heard of it but you do not know it as of yet. अगर मान लो मैं इस प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तब क्या होगा? तो मैं अगर इस साइड का प्रेशर पहले क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और उसको P नॉट के इक्वल ले आया, तो ये दोनों की तरफ मतलब जो इसका मूवमेंट था सॉल्वेंट का वो रुक गया. अच्छा, यहाँ पे जब मैंने सॉल्वेंट का मूवमेंट रुकना बोला है ना, तो एक्चुअली में रुका नहीं है, इधर भी मूव हो रहा है, इधर भी मूव हो रहा है, लेकिन जितना इधर मूव हो रहा है उतना इधर मूव हो रहा है, तो नेट मूवमेंट क्या हो गया? जीरो. तो नेट मूवमेंट जीरो हो रहा है, मूवमेंट जीरो नहीं हो रहा है. ये लिख लेना भाई इस बात को. अच्छा, जब मैंने यहाँ पे प्रेशर इधर लगाया, इधर और इधर दोनों इक्वल कर दिया, तो नेट मूवमेंट इधर जीरो हो गया. लेकिन अगर मैं प्रेशर इधर बढ़ा दूं तो नेट मूवमेंट अब किधर की तरफ होना लगेगा? इस तरफ, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ या हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. आरओ का पानी पीते हो ना घर पे, तो ये उसी प्रेशर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है रिवर्स ऑस्मोसिस. उसमें जो गंदा पानी होता है वो इस साइड पे होता है, जो साफ पानी होता है वो इस साइड पे होता है. इस साइड से हम प्रेशर लगाते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो जो प्योर वाटर है दैट पासेस थ्रू इट, और इस साइड पे क्या होता है, तुम्हारा गंदगी जो होती है वो रुक जाती है. सॉलिड पार्टिकल्स नहीं पास कर सकते ना, दैट हैपेंस. ठीक है? तो लिखो, when this pressure is further increased from the solution side or the high concentration side, the net movement of solvent particles from the high concentration side or the solution side takes place towards the solvent side or the low concentration side. ठीक है? This process is called रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस. तो ये तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और आया भी है. तो रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर सिंपल डेफिनेशन लिखनी है तो लिखो, व्हेन हायर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड ऑफ टू सॉल्यूशंस. ठीक है? हायर कंसंट्रेशन साइड ऑफ द टू सॉल्यूशंस, द solvent particles from the higher concentration side start moving in the net movement of the net. दोबारा से बोल रहा हूँ इसको मैं, दोबारा से लिखो, रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन हायर या व्हेन प्रेशर, एक मिनट रुको यार, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बोलने में बहुत लंबी डेफिनेशन हो रही है. इसको ऐसे लिखो, व्हेन प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड, the net movement of solvent particles starts taking place from the higher concentration side to the lower concentration side, and this phenomena is opposite of osmosis, and hence this process is called reverse osmosis. ठीक है जी? This is called reverse osmosis. तो इसके जो uses है, एक तो तुम्हें पता ही है, RO in at homes, और desalination of sea water. Got it? तो ये तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया. ठीक, तो अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी तो इसमें बहुत सारा कुछ है नहीं, इसमें क्वेश्चंस ही हैं काफ़ी सारे. ऑलरेडी कितना टाइम हो गया रे बाबा? 1:35. ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो गया भाई. आज तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी.
ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। अब मान लो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, या सिंपल पहले इसको डिफाइन तो कर लें। जैसे मान लो ये सॉल्वेंट साइड है और ये सॉल्यूशन साइड है, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, इसकी तो डेफिनेटली कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, टेम्परेचर T है, और ये तुम्हारी SPM है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है पिस्टन के थ्रू, वो पाई है फॉर दिस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टू स्टॉप और टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है जी। तो वो तुम्हारा पाई प्रेशर लगा है, बट पाई इज इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू P, ठीक है। T तुम्हारा टेम्परेचर है इन केल्विन, T टेम्परेचर इन केल्विन, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, हालांकि इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं कह सकते इसको, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली उतनी ही आती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। और I तुम्हारा वैंट ऑफ फैक्टर है, वैंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और C तुम्हारी मोलैरिटी हो गई, मोलैरिटी, रुड़की वाली रिटी, लखनऊ वाली, ठीक है जी। तो ये मोलैरिटी हो गई तुम्हारी, गॉट इट। अच्छा, इसमें तुम्हें और क्या बताने वाला था, हाँ देखो I मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, जैसे जैसे तुम्हारा I 1 से कम या ज़्यादा होगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल कम या ज़्यादा होंगे, तो वैसे वैसे, क्योंकि वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे बढ़ेंगे तो मोलैरिटी भी घटेगी बढ़ेगी, उसे मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। CRT, इसका तुम्हें इसके डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और क्या बात कर रहा था, हाँ अगर मान लो यही चीज़ मैं इस केस में करूँ, लेट से यहाँ पे सॉल्यूशन 1 है, यहाँ सॉल्यूशन 2 है, इसकी C2 है, इसकी C1 है, हमें प्रेशर यहाँ से लगाना पड़ रहा है क्योंकि C2 इज ग्रेटर देन C1, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लगाया, पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाने के बाद हमने यहाँ पे पाई प्रेशर डाला है, ठीक है। तो अगर तुम पाई को कैलकुलेट करोगे इसमें, तो वो आएगा C2 माइनस C1 इंटू I इंटू R, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये तुम्हारा फिर से अगेन दिस इज SPM, ठीक है जी, ओके। और इसको या फिर तुम 0.0821 ले सकते हो, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, ठीक है जी, ओके। तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट पार्ट है इसका वो ले लेंगे, SPM, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अभी। Question is 0.2 m glucose solution at 300 degrees Celsius. Sorry, 300 Kelvin, not Celsius. ठीक है जी। इसका इनफैक्ट तुम ये करो यार, इसमें सिंपल एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी जो 3 दे रहा हूँ तुम करना, ठीक है। तो इसका पाई क्या आएगा, पाई इक्वल्स टू I, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, I इसका 1 होगा, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की जगह 1 आ गया, इंटू C क्या है 0.2 इंटू R। अब देखो ये लीटर और एटमॉस्फेयर में यूज हो रहा है, यहाँ पे ना जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेयर में आएगा, तो यहाँ पे मैं 0.0821 यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ये कितना है 60 इंटू 0.0821, तो ये हो गया 4.9 या 5 के आसपास आ जाएगा, 5 एटमॉस्फेयर, 4.9 या 5 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मैं लिख रहा हूँ, 3 मैं और लिख रहा हूँ। फर्स्ट इज 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, ये जितने भी हैं सारे के सारे 300 केल्विन पे, ठीक है। सेकंड इज डेसी मोलर K4 Fe
CN6, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0.75 एट 300 केल्विन। ये ध्यान रखना, मैं इसका वैसे करवा चुका हूँ, लेकिन अगर तुमको फिर भी याद ना हो तो K4 FeCN6 में जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ये कभी टूटता नहीं है, ठीक है, दिस डज नॉट ब्रेक। तो ये एक एंटिटी रहेगी और ये चार अलग, तो n इक्वल्स टू n इसका 5 आएगा, ठीक है। और थर्ड इज 2m CH3COOH solution in benzene at 300 Kelvin। इनफैक्ट इस वाले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ क्योंकि तुम्हें ये शायद फंडा पता ना हो। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी लिखवा रहा हूँ, चाहे तो तुम इसको नोट डाउन कर लो, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड विल डाइमराइज इन बेंजीन, ये पॉइंट लिख लेना। तो एनी कार्बोक्सिलिक एसिड विल डाइमराइज इन बेंजीन, तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो ये एसिटिक एसिड है, तो दिस विल आल्सो डाइमराइज इन बेंजीन। देयरफॉर इसका I इक्वल टू 1 नहीं होगा, ठीक है, इसका I इक्वल टू 1 नहीं होगा, लेकिन अल्फा इसका कह सकते हैं हम, क्योंकि दिया नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे। तो I विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहाँ पे क्योंकि डाइमराइज कर रहा है तो n इक्वल टू 2 है, 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 इंटू 1 विच कम्स आउट टू बी हाफ। I इसका हाफ हो गया, m इसका दिया हुआ है, सॉरी C इसका दिया हुआ है, R और T तो हमें पता ही है। अब कर लेना इसको, ठीक है जी, इसको खत्म करें देते हैं भाई आज, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, अगर ये अच्छे हो गए तो ठीक है, तो कुछ अलग अटकेगा तो मैं करा ही दूंगा। इसमें देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3.725% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है। अच्छा, पाई इसका 21.6 एटमॉस्फेयर दिया है एट 300 केल्विन। तो इसमें पाई दे दिया हमको, भाई पहले पाई पूछ रहा था, बाकी सब चीजें दे रहा था, अब इसमें इसने इसकी सी दे दिया, एक तरीके सी से निकल जाएगा, टी दे दिया, आर हमें पता है, और पाई दे दिया, तो पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। इसमें ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो आई निकालना है। आई भी नहीं पूछ रहा है, इनफैक्ट वो अल्फा पूछ रहा है, तो अगर आई निकल गया तो अल्फा भी निकल जाएगा। क्लियर होगी बात। दूसरा देखते हैं अब, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, एक 100 ml सॉल्यूशन है, पाई इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेयर है इसका, ठीक है। इसको हमने 300 ml ऑफ सॉल्यूशन पाई 2, ये पाई 1 है, पाई 2 इक्वल्स टू कितना है, 4 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये डिटरमिन द फाइनल, बस इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनल निकालना है, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा ये क्या है, हम दो सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं और फाइनल, हम ये क्वेश्चन किया ना हमने, मिक्सचर फॉर्मूला याद होगा, दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो फाइनल सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, M इक्वल्स टू V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अगर इस फॉर्मूले में देखें, हमें ये जानने के लिए V1 V2 तो दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस फॉर्मूले में हमें M पता करना है, अगर हमें M पता करना है तो M1 और M2 जानना जरूरी है। तो अगर मैं ध्यान से इसकी बात करूं तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि दैट पाई इक्वल्स टू I इंटू, अच्छा ये कौन सा है सॉल्यूशन, किसका है ये, अच्छा इसमें सॉल्यूशन किसका है ये नहीं दिया है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इसका I 1 अज्यूम करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इसका I1 है, IC1RT, ये जो C1 है बेसिकली ये M1 ही है,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई m1 RT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल्स टू पाई 1 अपॉन RT, क्योंकि I इज इक्वल्स टू 1 है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ m2 इज इक्वल्स टू पाई 2 अपॉन RT। ठीक है। अच्छा, और जो m होगा, क्योंकि उसने फाइनल पूछा है ना, तो फाइनल का लेट से मैं पाई मानता हूं, तो m इक्वल्स टू क्या होगा, m इक्वल्स टू पाई अपॉन RT। सिंपल। तो इस फॉर्मूले में डाल दो, पाई अपॉन RT इक्वल्स टू पाई 1 अपॉन RT प्लस इंटू V1 प्लस पाई 2 इंटू V2 अपॉन RT अपॉन V1 प्लस V2। तो बस अब कर दो उसको, इसमें तो ये तो फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया, V1 V2 डाल दो, उसमें 200 300 हो गया। यहाँ पे RT RT तो तीनों दोनों जगह से कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा पाई इंटू V1 प्लस V2 इक्वल्स टू पाई 1। अगर फॉर्मूला ही डिराइव करना है, चलो मैं फॉर्मूला डिराइव करके दे देता हूँ तुम्हें, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। इस फॉर्मूले को भी चाहे तो तुम याद रख सकते हो। ठीक है। जैसे हमने m1 m2 को ऐड करके नया सॉल्यूशन बनाया, तो उसके नई मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था वो ये आया था, वैसे ही जो नया ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो बिहेव समवट लाइक मोलैरिटी। क्लियर होगी बात। ठीक है जी। ओके। अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें 2 और 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, है ना। तो क्योंकि एवरेज आ रहा है दोनों का, तो ये 2 और 4 के बीच में ही होगा। ठीक है। जो मैंने लीनियर टेक्निक तुमको बताई थी ना, इन सब के लिए, पाई के लिए, या पाई नहीं कह रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन और इन सब के लिए जो कैलकुलेट करने के लिए बताई थी, तो तुम देखोगे इसमें ये जो है 2, ये क्या होगा 4, इसके बीच में 3 है, तो 2 और 4 के बीच में होगा, इतना तो क्लियर है। अच्छा, अभी 2 से 3 के बीच में होगा, 3 से 4 के बीच में होगा, कैसे पता चलता है, अगर दोनों इक्वल होते तो 3 होता, है ना। लेकिन कौन सा ज्यादा है, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ज्यादा है, तो 3 और 4 के बीच में कहीं होगा। ठीक है। और अगर तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो अगर तुम्हें सॉल्यूशंस या ऑप्शंस दिए हो, तो तुम इससे भी देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हो। चलो भाई, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, नहीं तो इसमें जो वॉल्यूम दिया है वो 1:3 दिया है ना, 1:3 दी है। इसकी और इसकी जो वॉल्यूम दी है 1:3 दी है। तो जो ये गैप आएगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर 300 ml इसके दिए हैं, तो जो फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इसके क्लोज होगा। ठीक है। तो तुम इससे फॉर्मूले से निकालोगे, और मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, इस तरीके से निकाल रहा हूँ, तुम अपना चेक कर लेना, मैं आंसर बता रहा हूँ। ये 2 और 4 में से 4 के पास हो गया, इतना तो क्लियर हो चुका है। दूसरा चीज क्या थी कि 1:3 इज द वॉल्यूम रेशो, तो ये जो गैप का रेशो होगा ना, ये उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली। द गैप रेशो विल बी दिस रेशो 3:1। क्लियर हो गई बात। 3:1 हो गया। ठीक। तो 3:1 का मतलब क्या हुआ, 3 हिस्से इसके, 1 हिस्सा इसका, तो ये 3.5 आएगा। ठीक है जी। 1 मिनट। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका, जल्दी से खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन, ये हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, 3। ठीक है। पहला कहलाता है आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, और तीसरा हाइपरटोनिक। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इनफैक्ट दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा,
दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। जिस अगर मान लो सेम नहीं है तो एक का ज्यादा एक का कम होगा, तो जिसका कम होगा वो हाइपोटोनिक कहलाएगा और जिसका ज्यादा होगा हाइपरटोनिक। जैसे हाइपर टेंशन होता है, जिसको ज्यादा टेंशन हो जाती है तो हाइपर टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन लिखो, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ओपी, तो इसमें लिख सकते हो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ओपी, पाई 1 इज लेस देन पाई 2, तो सॉल्यूशंस हैविंग या सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दी अदर वन, ठीक है। यहां पे पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? ये इनके डेफिनेशन होगी। इसका एग्जांपल अगर तुम्हें दूं तो तुम कोई भी वीएल या जो भी इंजेक्शन लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई भी दवाई को एक लिक्विड के फॉर्म में देते हैं ना, छोटे छोटे से वीएल्स होते हैं, छोटी छोटी होती हैं, बोतल होती है ना, जिनको तोड़ के उसमें इंजेक्शन लगा घुसा के उसको पूरा सक इन कर लेते हैं एंड देन इट इज इंजेक्टेड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है, वही कॉन्सेंट्रेशन वही ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का भी होता है, ठीक है। उनको उसे तुम्हारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। इससे होता क्या है कि अगर अब हम यहां पे रहते हैं, अगर मान लो कि तुम्हारा किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी, चलो ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, रुक जाओ। ये जो मैंने ब्लड वाला बताया ना, इसको मैं दोबारा बताऊंगा, इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, रुक जाओ। सबसे पहले जो तुम्हें देखना है कि किसी भी टेम्परेचर पे एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, यू समझो, एट द सेम टेम्परेचर C1 विल बी इक्वल टू C2। इस वाले में अगर तुम देखो तो एट द सेम टेम्परेचर C1 इज ग्रेटर सॉरी लेस देन C2, और यहाँ पे एट द सेम टेम्परेचर C2 इज ग्रेटर देन सॉरी C1 इज ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा, इसके बेसिस पे हम ये जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा, इसके बेसिस पे हम स्वेलिंग और श्रिंकिंग का फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर तुम सूखी जो ड्राई नट्स होते हैं यार, जैसे किशमिश होती है, किशमिश को अगर पानी में डाल के रखो ना तो वो फूल जाती है, या फिर अगर तुम अपनी उंगलियों को बहुत देर तक पानी में रखो तो वो सिकुड़ जाती है, रैशेस जिसको बोलते हैं वो पड़ जाते हैं। वो कैसे पड़ता है, वो क्या कैसे होता है वो देखो। देखो इसमें स्वेलिंग होगी, नहीं सॉरी, इसमें श्रिंकिंग होगी, और इसमें स्वेलिंग होगी। वो कैसे, देखो अगर तुम्हारा, जैसे तुम्हारी उंगलियों की बात करें, तुम्हारी स्किन के अंदर कुछ फ्लूइड्स होंगे, है ना। अच्छा, और बाहर वाटर है, एक सेकेंड, मैं कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, हम कंफ्यूज रहे हैं का, यहाँ स्वेलिंग टेक्स प्लेस राइट, हाइपरटोनिक, इसमें श्रिंकिंग, ठीक है। कैसे, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, सही हूं मैं। जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब वहां सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर तुम उसमें किसी हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को इसके संपर्क में लेके आओगे तो सॉल्वेंट का जो बहाव होगा, जो नेट फ्लो होगा, वो किस तरफ होगा, फ्रॉम C1 टू C2। तो अगर C1 से C2 तक जा रहा है सॉल्वेंट, तो इसमें कम हो जाएगा ना। अगर सॉल्वेंट की कमी होगी तो क्या कर जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। आज भी क्लियर? अच्छा, अब स्वेलिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्वेलिंग जैसे किशमिश है, किशमिश में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वट एवर दैट, उसके अंदर जो भी मीठापन है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और पानी में कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स पानी में ज्यादा है, तो नेट फ्लो विल बी फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू द किशमिश। तो किशमिश की जो स्किन है that behaves like a semi-permeable membrane and water enters through that membrane into the kishmish, swelling it, ठीक है। तो swelling takes place over here, got it, ठीक।
अच्छा एक चीज और है, मान लो ये तो मैंने क्या बताया, एट सेम टेम्परेचर C1 इक्वल टू C2, ये तो तब है जब बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाएगा I इंटू C1 इक्वल टू C2, इफ वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और अगर मान लो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो I1 C1 इक्वल्स टू I2 C2 एट द सेम टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है, इफ बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जी, ये क्लियर है। इस पे कोई क्वेश्चन है हमारे पास? यस हमारे पास क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है अब। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो याद होनी चाहिए, और ये जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग का फंडा है ये ध्यान होना चाहिए। हाइपरटोनिक होगा तो श्रिंकिंग होगी, हाइपरटोनिक होगा तो स्वेलिंग होगी। और जो मैंने एग्जांपल दिया वो याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकता है डेफिनेटली, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट इज आइसोटोनिक, ठीक है। इसमें क्या बोला, 5% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन 1 है, ठीक है। और इसका ये आइसोटोनिक है, इसका मतलब π1 इज इक्वल्स टू π2, किसके साथ, 6% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि ये इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो हम इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझेंगे, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ही। तो यहाँ पे क्या करना है, बस π1 इक्वल्स टू π2 इक्वल रख दो। और उसका क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि इस सॉल्यूट का, क्योंकि ये अननोन सॉल्यूट है, इसका मोलर मास क्या होगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। चलो फिर ये तो हो गया तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। अब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। लेकिन भाई पहली चीज ये है कि मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट गिवन मी योर नोट्स, तो फर्स्ट यू हैव टू गिव मी योर नोट्स फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस योर डाउट्स। तुम्हारे कल में सारी की सारी, कल या परसों में सारी की सारी DPPs दे दूंगा जो बची है, ठीक है। देन यू हैव टू डू इट। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।